हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी स्टूडेंट। मुझे पता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त और एग्जाम्स के डेज है, मेहनत करनी भी चाहिए। बट जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि जो जो बच्चों को लग रहा है कि हम लोग थोड़े से पीछे रह गए या फिर हमें और ज्यादा अच्छे मार्क्स की उम्मीद है ना। तो हर बच्चे को एक एक्सपेक्टेशन है कि जिंदगी में 10वीं जो है या 10th जो है वो एक ही बार करनी है। हर बोर्ड का बच्चा परेशान होता है इस वक्त, ठीक है। उनके पेरेंट्स जो है वो स्ट्रेस में होते हैं। इस स्ट्रेस को थोड़ा रिलीव करने के लिए हमने जो है ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स बनाया था, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अलग अलग आपको कोर्सेज देंगे। छोटे छोटे फास्ट ट्रैक कोर्सेज होंगे जिसके अंदर हर चीज इन्वॉल्व होगी। 6 से 7 बुक्स हमने कवर की हुई हैं, प्लस हर चीज, हर क्वेश्चन, बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन सारे बीच में शामिल करके एक बहुत अच्छा सा छोटा सा पैकेज बनाया है, जिसमें क्या होगा, हर स्टूडेंट जो इस पैकेज को इस्तेमाल करेगा उसकी रिवीजन तो होगी, प्लस कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, प्लस लर्न करने की टेक्निक्स क्या हैं। और वो भी छोटे से दिन, 4-5 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने छोटे छोटे पैकेज बनाए हैं, प्लस साइंस का पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, प्लस मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर किया है। तो उसी श्रृंखला, उसी सीरीज के अंदर हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री का मैं बहुत सारे चैप्टर पहले करा चुका हूँ और ये उसकी अगली कड़ी है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारी 10th क्लास का स्कोरिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाला चैप्टर है, रट्टे वाला चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर को लेके आज मैं आया हूँ और ये हम करेंगे अभी। बस आप बच्चों से एक ही चीज है कि हमारा ना टाइम रह गया है थोड़ा सा। आपके एग्जाम्स आ गए हैं 15 तारीख को, 15 के बाद आपके पेपर स्टार्ट है फेब में। 20 को शायद साइंस का पेपर है आपका। ऐसे पंजाब वालों के, हिमाचल वालों के, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम है इसमें, थोड़े से टाइम हमसे क्या मांगता है, कंसंट्रेशन। अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन होगी ना, आप किसी भी चीज को सीरियसली लेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। उससे मार्क्स की बात भी नहीं कर रहा मैं, आपके जो वाकई में नॉलेज है वो बढ़ेगी और आपको लगेगा कि पढ़ने का तरीका असली में ये होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा साल भर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, आपको समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपने ये आने वाले दिन कंसंट्रेटेड कर लिए, अपने आप को एकत्रित कर लिया कि हम लोग ने ये करना और ठान लिया कि हमने अच्छे मार्क्स लेके आने और इस बार बोर्ड्स में कुछ करके दिखाना है, तो ये कुछ छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए बहुत है। तो शुरू करते हैं आज जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये केमिस्ट्री क्लास 10th साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी उनका ये बेस बनेगा चैप्टर। और बहुत जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 12th क्लास है उसमें जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है ना, उनमें से एक चैप्टर का बेस यही चैप्टर है। तो ये चैप्टर इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आने वाले टाइम में साइंस लेनी है। तो चलते हैं इस चैप्टर के सफर पे। टाइटल मैंने आपको बता दिया, टाइटल था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी चीज की, वो क्या होती है, उसकी हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आने वाली है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी है तो स्टार्टिंग में क्या क्या इनिशिएटिव रहे होंगे लोगों के, वो सब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या चीज है, जिसके पीछे इतनी मगजमारी हम लोग करने वाले हैं, वो है क्या चीज है। अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो इसमें पीरियोडिक टेबल क्या चीज है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या चीज है। तो पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर मेथड है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करने को। उस डाटा के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि उसमें जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो आपको एक तरफ निकल दिखाई देंगे। और उस टेबल को देख के बहुत सारी चीजें आप मिनटों में पता कर सकते हो, ठीक है। उनकी वैलेंसीज क्या है, मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्साइड्स उनके कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। वो मेटालिक होंगे, नॉन मेटालिक होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ये सारी चीजें जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है सारी हम लोग एक छोटे से टेबल के माध्यम से जान सकते हैं। उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। महत्व उसका इतना है कि पूरी केमिस्ट्री उसी में समाई हुई है। वो मैं टेबल भी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो क्या है, एक तरीका है जिससे हम लोग एलिमेंट्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें पूरी केमिस्ट्री को पढ़ना आसान हो जाए।
तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग में किन किन साइंटिस्ट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और कोशिश की कि जो जो एलिमेंट्स उस टाइम अवेलेबल थे उनके अंदर क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज उनको उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की है। वो कोशिश किस किस की है वो हम देखने वाले जो हमारे सिलेबस के अंदर है। पहला है डेबोनियर्स ट्राइड्स, एक साइंटिस्ट थे डेबोनियर, उन्होंने ट्राइड्स मतलब तीन तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर रखा और उसको बोला गया डेबोनेट ट्राइड्स। तो पहले मैं डेबोनेट ट्राइड्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले तो हमने याद रखना कि ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब इस चैप्टर के अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशंस आने वाली हैं वो सारी की सारी एटॉमिक मास में, सिर्फ एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के वो एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है, वो किस पे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो एटॉमिक मास पे सारी चीजें बेस्ड है, सिर्फ नंबर पे बेस्ड एक ही चीज नहीं है, वही जिसका डिटेल हम बहुत ज्यादा करेंगे। कहने का मतलब जो थ्योरी को हमने आज अपनाया वो एटॉमिक मास की नहीं, एटॉमिक नंबर की थ्योरी है। तो चलो पहले पुरानी वाली देखते हैं। हिस्ट्री में एटॉमिक मास पे बेस्ड एक टेबल बनाया गया जिसमें तीन तीन एलिमेंट को जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको इकट्ठा रखा गया, और ये पहला ट्रायल किसने किया, डेबोनायर ने। तो इसलिए ये तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हमने क्या बोला, ट्राइड्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आपके सामने है जैसे कि डेबोनायर ने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा, उनका एक तिगड़ी बनाई जिसको ट्राइड बोलेंगे। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की उसने तिगड़ी बनाई, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एक ट्राइड बनाया। तो ये तीन ट्राइड उसने बनाए थे, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में, अगर मॉडर्न में भी देखोगे तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज इन तीनों की और इन तीनों के आपस में वाक्य में मिलती है, मैच करती है। ये खास बात थी कि जो ढूंढी उनकी प्रॉपर्टी वो सही थी, प्रॉपर्टीज उनकी आपस में मैच करती थी। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला एग्जाम्पल है। एक खास बात और देखी गई ट्राइड्स के अंदर कि इनको अगर आप ऐसे लिखते हो तो इनकी जो एटॉमिक मासेस है ना 1 2 3, फर्स्ट और लास्ट का जो एटॉमिक मास है उसकी अगर आप एवरेज ले लो, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो बीच वाले का मास निकल आता था। तो हर ट्राइड के अंदर फर्स्ट और एक्सट्रीम मतलब लास्ट वाला दोनों को अगर आप एवरेज लोगे मास बीच वाले का ही निकलता था, ये तीनों में ही फिट बैठता है उसका। ठीक है, तो ये खास बात थी डेबोनेट ट्राइड्स की, ये होगी खूबियां। तो जिस चीज की खूबियां होती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी जरूर होती हैं। तो इस ट्राइड के अंदर कमी किस चीज की थी, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको वो ट्राइड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया। कुछ पे प्रॉपर्टी साबित हुई, बाकियों पे नहीं हुई। तो जो चीज सब पे लागू नहीं होती उसको हम जनरल प्रिंसिपल या जनरल लॉ नहीं बना सकते, ये सबको पता है। हर चीज पे फिट होनी चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे कोई लॉ बना, प्रिंसिपल बना। तो ये इस मामले में फेल होगा कि हर चीज पे ये फिट नहीं हो पाया, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बट एक ट्रायल था, स्टार्टिंग में जो भी ट्रायल करता है वही अगली वाली थ्योरी का बेस बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। डेबोनेट ट्राइड के बाद अगली जो थ्योरी है हमारे पास वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड अपने याद रख लेना, उसने ऑक्टेव का लॉ दिया। ऑक्टेव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। जैसे कि अगर हम सुरों की बात करते हैं तो क्या होता है, सारे गामा पाधा नीसा 7 सुर हैं, लेकिन हर 8वां सुर जो है पहले सुर से मैच करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वहां पर भी सुर हैं, उनको क्या बोलते हैं, डोरे मी फा सो लाते। उसमें भी जो फर्स्ट और लास्ट है वो आपस में मैच करते हैं, इनको हम ऑक्टेव्स बोलते हैं। ठीक है, जो म्यूजिक जानते हैं या उनका शौक है उनको पता होता है कि ऑक्टेव्स क्या होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, उसने भी एक टेबल बनाया न्यूलैंड ने, साइंटिस्ट का नाम रहेगा न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या किया एक टेबल बनाया जिसमें हर 8वां एलिमेंट, जैसे यहां से मैं गिनूं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8 की जो प्रॉपर्टी वो पहले वाले से मैच करती थी। तो ये इसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए गए, हर 8वां जो है वो पहले वाले से मैच करता था, प्रॉपर्टी उसकी मैच करती थी। तो यह लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय न्यूलैंड। ठीक है, और इसमें भी एटॉमिक मास को बेस बनाया गया, और इन सभी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की जो है वो पहले वाले से मैच करती थी, इसलिए इसको ऑक्टेव बोला गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लिमिटेशंस में, क्या क्या कमियां रहेगी। तो ये तो पहले आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, वहां तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल है बट लाइटर एलिमेंट्स के लिए,
जिनका मास कम है उन्हीं एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है न्यूलैंड लॉ की, उसने कई जगह पे दो दो एलिमेंट्स को भी रख दिया, एक ही स्लॉट के ऊपर आपको दो दो दिखेंगे, देखो सामने दिख रहा है लाइव, कोबाल्ट निकल को एक ही जगह पे प्लेस कर दिया है, यहाँ पर देखो सीजियम और लॉरेंशियम को एक जगह पे प्लेस कर दिया है, इसका कारण नहीं बताया उसने, तो इसकी वजह के बिना हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये कमियां रहेगी कि एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है न्यूलैंड ने उस टाइम पे जो 56 एलिमेंट थे ना, उस टाइम पे उसने बोला कि इसके बाद और एलिमेंट दुनिया में नहीं मिलेंगे, डिस्कवरी नहीं होंगी, टोटल यही एलिमेंट है 56, जबकि आपको पता है इस टाइम तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट्स हर साल या वक्त के साथ नए नए खोजे जाते हैं, ढूंढे जाते हैं, धरती पे भी धरती से बाहर भी एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स की कमी नहीं है, एलिमेंट हमेशा डिस्कवर होते रहते हैं। तो ये इसका जो लास्ट ये जो लाइन थी कि 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, इसके अलावा एलिमेंट है नहीं, ये बात भी उसकी गलत थी, तो ये कमियां थी जिसकी वजह से इस लॉ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फंडामेंटल बिल्कुल ठीक है कि हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। अब चलते हैं आगे, उसके बाद है मेंडलीव। ठीक है, मैं जस्ट आपको लुक दे रहा हूं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव थे जिन्होंने बहुत रिसर्च की, रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत रिसर्च की, रिसर्च के बाद उन्होंने काफी लंबा सा एक टेबल बनाया जो आधार बना हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इस टेबल के अंदर काफी सारी चीजें थी जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते थे, बट कुछ चीजें इसमें भी कमियां रह गई थी। तो एक हल्के सी लुक देखो आप, ये टेबल है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये बेस बना। आगे चलते हैं, इसका डिटेल हम करेंगे। अब मेंडलीव की बात करते हैं, तो मेंडलीव ने भी जो अपना टेबल बनाया उसके अंदर उसने सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली रखा, वहां पर भी मास ही आधार है, बेस है। अभी तक जितने भी लॉज हमने पढ़े सब में एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए तो वही बेस बनता था किसी भी टेबल का। ठीक है, तो एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना आपने। तो बार बार आप देखोगे आपको एटॉमिक मास वर्ड दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखो। तो इस पीरियोडिक टेबल का भी जो बेस है वो कौन है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सबका बेस बन रहा है फिलहाल, है ना। आगे चलते हैं, मेंडलीव ने अपने एक लॉ बनाया जिसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उस लॉ में क्या कहता है वो, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो किस पे डिपेंड करती हैं या किसका फंक्शन होती है, एटॉमिक मास पे। तो इसका ये कहना था एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, बाद में वो बात गलत निकली बट उस टाइम ये लॉ बना। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स को हम रिपीट करते हैं बार बार, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। वो तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही है, तो जिनकी प्रॉपर्टी मैच करेंगे उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मेरिट्स, क्योंकि काफी लंबा टेबल था, काफी इसमें सही बातें थी, तो वो जो उसकी मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं या पॉजिटिव हम पॉइंट्स बोल सकते हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला है मेंडलीव ने कुछ जगह को खाली रखा उस टेबल के अंदर, क्यों, क्योंकि उसका मानना था कि आने वाले वक्त में इनसे मिलते जुलते सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनको आप यहाँ पर अरेंज कर देना। वो मानता था कि फ्यूचर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, जबकि न्यूलैंड ऐसा कहता था नहीं, कहता था वो कहता था 56 है तो बस 56 ही, इसके बाद और एलिमेंट नहीं आने वाले। तो ये अच्छी बात है मेंडलीव की। एग्जाम्पल जैसे बोरोन, उसको पता था बोरोन के साथ जो मैचिंग जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिलेगा उसका हम नाम रखेंगे एका बोरोन। एका मतलब सिमिलर टू बोरोन, एका संस्कृत का वर्ड है। ऐसे उसने एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये सारी जगह छोड़ के आने वाले एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी कर दी थी कि इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, मेंडलीव ने वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी जो कि अभी मिले भी नहीं थे। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर देना, ये खास बात थी उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जो डाउटफुल एटॉमिक मासेस है ना कुछ एलिमेंट्स के, वो मेंडलीव ने सही बता दिए, उनको अरेंज करके उसने दिखा दिया कि ये इकट्ठे नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद है नोबल गैसेस जो है वो मेंडलीव टेबल के अंदर अलग से दिखती हैं आपको, और वो मॉडर्न में भी हैं और मेंडलीव के टेबल में भी नोबल गैसेस की जगह अलग बनाई उसने, और वाकई में उनकी जगह भी अलग है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चार अच्छी बातें थी, यहाँ मेरिट्स बोल सकते हैं मेंडलीव की। उसके बाद है कमियां। मेंडलीव की अगर लिमिटेशंस की बात करें तो पहला,
हाइड्रोजन को उसने कोई फिक्स जगह नहीं दी। तो पहला पॉइंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मेंडलीव भी कोई प्रॉपर जगह नहीं दे पाया क्योंकि हाइड्रोजन में कुछ उसको प्रॉब्लम्स नजर आए। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो हेलोजन से भी मैच करती है प्रॉपर्टी और एल्कली मेटल से भी, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है हाइड्रोजन को अरेंज करने के लिए। उसके बाद है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्रॉपर प्लेस नहीं था। एग्जाम्पल क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्योंकि इनके मासेस हैं 35 और 37 मास है। अगर मास डिफरेंट है तो मेंडलीव के टेबल के अंदर वो दोनों की सेम पोजीशन नहीं हो सकती क्योंकि मास पे डिपेंडेंट है। अगर एटॉमिक नंबर आधार होता तो क्लोरीन क्लोरीन चाहे 37 और 35 हो, दोनों का नंबर तो सेम ही रहता, 17 नंबर होता उनका। अगर नंबर सेम होता तो पोजीशन भी सेम होती। तो मास अगर डिफरेंट करोगे तो पोजीशन बदल जाएगी। ये आइसोटोप के मामले में गलत हो गया मेंडलीव से। नेक्स्ट, एटॉमिक मासेस का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं, मतलब कहीं कहीं आप देखोगे ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से चीजें लगाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, उनका मास डिक्रीज कर जाता है। बोलते हैं इंक्रीज है लेकिन वहां क्या हो रहा है, उसने लगा दिए लेकिन मास उनका वाक्य में वहां डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ कई जगह पे। एग्जाम्पल देखो, निकल जो है उसको उसने कोबाल्ट से पहले रखा हुआ है। अगर आप टेबल देखोगे ना मेंडलीव का तो उसमें आपको पहले दिखेगा वो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आपको दिखाता हूं मैं इसमें कमियां क्या रहेगी। ये देखो निकल कोबाल्ट ढूंढो, इसमें निकल कोबाल्ट आपको दिख रहा है कहीं? निकल और कोबाल्ट के बारे में अगर बात करें ना, ये रहा, ये दिखा आपको? इसमें क्या कमी नजर आ रही है? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज है। क्या वाकई में एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज है? अगर इन एलिमेंट्स की बात की जाए, धीरे आप देखो यहां से एटॉमिक मास बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये है, अब यहाँ पर है 58.9, उसके बाद बढ़ना चाहिए था जबकि हो गया 58.7। यहाँ डिक्रीज क्यों हो गया मास? इसका आंसर नहीं था मेंडलीव के पास। तो कुछ एलिमेंट्स को उसने ट्रेंड में लगा जरूर दिया लेकिन क्यों लगाया नहीं पता, मास के अकॉर्डिंगली तो गलत है। ठीक है, ये गलती थी यहाँ पर। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम बहुत स्टडी करने वाले हैं। तो इसका मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले मेंडलीव वाला टेबल बन चुका था और मेंडलीव वाले टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको सुधार के हमने एक नया टेबल बनाया जिसको बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है ना, पहले ये पता होना चाहिए। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हेनरी मुस्ले ने। ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार आ चुका है पेपरों में, याद रखना है। कब बनाया? 1913, 1913 में ये बना टेबल। क्लियर है? उसने ये माना कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो किसका फंक्शन होती है? एटॉमिक नंबर का, ना कि मास का। तो मास को रिजेक्शन मिली यहाँ पर, किसको अपनाया गया? एटॉमिक नंबर को आधार बनाया गया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ और यही लॉ आज भी चल रहा है। इसी पे बेस्ड है हमारा एटॉमिक नंबर वाला नया वाला सिस्टम। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा लॉ बना। लॉ को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है? सेम वही पिछले वाला ही लॉ है लेकिन बस मास की जगह नंबर कर देना आपने। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मास नहीं, नंबर को आधार लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अब एटॉमिक नंबर है क्या चीज, ये पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हम किसी भी एटम की बात करें, आपको पता है कि एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये पढ़ा ना हमने आज तक। अगर हम किसी भी एटम का मॉडल लेते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को पहले तो देखो आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन कितने हैं, या फिर अगर उसने कोई अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है या लिया नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये दोनों ही क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं अगर न्यूट्रल पार्टिकल है ना। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर इसलिए बताया क्योंकि इसका आधार जो है एटॉमिक नंबर था, इसलिए वो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें कुछ वर्टिकल चीजें हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल चीजें हैं। तो जो वर्टिकल ऐसे करके हमने लगाया उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम जो है वो कितने हैं? 18। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितनी उसके अंदर, जिनको पीरियड्स बोलते हैं 7। तो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमने याद रखनी है।
18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप और पीरियड की शेप में बनाया गया है। ठीक है, आगे मैं टेबल आपको दिखाऊंगा तो प्रॉपर्टीज भी मैं आपको वहीं से समझाऊंगा। ठीक है, ये सारा उसमें आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं हमारा। अब चलते हैं हम लोग टेबल की शक्ल देख लेते हैं, पहले टेबल हमारा है कैसे। हल्का सा लुक मैं आपको दिखाता हूँ ताकि हमें आगे समझने में आसानी रहे। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये टेबल क्या कहता है, देखो साफ दिख रहा है। पहले तो ग्रुप देखो 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो 18 तक आपके पास ग्रुप्स आएंगे। तो 18 ग्रुप साफ साफ दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। ये 18 ग्रुप जो है इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल थिंग्स, है ना। तो वर्टिकल थिंग्स जो है इसमें कितनी है, 18। ये आपके ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ग्रुप है 18, ग्रुप 18, 1 से लेके 18 तक ग्रुप है। और पीरियड, ये जो हॉरिजॉन्टल चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो 7 पीरियड है यहाँ पर हमारे पास। ये जो पार्ट है ये बीच का ही पार्ट है, जिसका 7 हमारे पास पीरियड्स हैं और 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो ये है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर पूरी केमिस्ट्री छिपी हुई है। अगर आप इसको छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस तक पढ़ोगे तो A to Z पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ इसी टेबल के अंदर आता है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर ये टेबल। अब इस टेबल को हमने कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो डिटेल करना हमने, वही तो मेन है ये चैप्टर। ठीक है, अगर हम इधर सीधे चले ना, देखो एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 पे कौन है, हाइड्रोजन। देन 2 पे कौन है, हीलियम। देन 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 ये। तो ऐसे करके आप जैसे अरेंज करते जाओ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली तो पूरा टेबल ये बन जाता है। इस टाइम 118 तक बना हुआ है, ये बना हुआ ना। तो ये सारे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हमने अरेंज कर दिए। इसमें कुछ खास आपने चीजें याद रखनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो खास बातें हैं उस पर चलते हैं। टेबल फिर से हम आपको बार बार दिखाएंगे ये वाला, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें इस टेबल की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले इस टेबल के अंदर हम देखें तो हमें और क्या दिखता है, ये खास फीचर है। तो मैंने एक खास फीचर तो आपको पहले बता दिया था, वो क्या था, 18 ग्रुप 7 पीरियड। एक चीज होगी जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको सेम ग्रुप में रखा गया है, जो ऐसे करके अरेंज किया गया। अगर ऐसे करके हर ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ शेल्स सेम है उनको एक ही पीरियड में रखा गया है। नंबर ऑफ शेल्स, जैसे आपको पता है कोई भी एलिमेंट है, सोडियम ले लेता हूं मैं, तो उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 2 8 1, 3 शेल्स होती हैं। तो जैसे सोडियम यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी शेल्स कितनी होंगी, 3 होंगी। नंबर ऑफ शेल्स सबकी क्या रहेगी, 3, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, सबको ऐसे लगाया गया है। तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है हर पीरियड के अंदर, ये अपने याद रखना है। उसके बाद है पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो मोटे तौर पर उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, एक छोटा सा आइडिया ले लो आप 10th क्लास के लिए। तो 4 हमने उसको ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और डी एफ ब्लॉक। तो ये 4 हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 1 और 2। अगर आप डिजाइन देखोगे कुछ ऐसा डिजाइन है हमारे पीरियोडिक टेबल का। तो 2 ग्रुप यहाँ आ जाते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, G1 G2 यहाँ आते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर 13 से लेके यहाँ पर 13 से लेके 18 तक आते हैं हमारे ग्रुप्स, ये वाले। ये जो ग्रुप्स हैं इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। देन 3 से लेके 12, ये बीच में जो बचे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हल्का सा डिटेल ये आने वाली क्लासेस में आपको आएगा। एफ ब्लॉक, यहाँ पर बीच में लास्ट के 2 पीरियड में से ना कुछ एलिमेंट्स गायब है जिनका अलग से बनाया हुआ था, यहाँ पर आपने देखा था। ये जो नीचे जो 2 ये जो एलिमेंट्स आपके ये वाले, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टोटल मिला के 4 ब्लॉक है हमारे अंदर, हमारे पास इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या खास दिखता है हमें, ग्रुप नंबर 1 का खास नाम है, उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। याद रखना आपने, G1 का दूसरा नाम क्या है, एल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि वो अर्थ में से निकलते हैं। ग्रुप नंबर 13 का खास नाम क्या है, बोरोन फैमिली, क्योंकि उसका पहला मेंबर बोरोन है। 14 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला मेंबर कार्बन है। ग्रुप नंबर 15 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर
नाइट्रोजन है। ग्रुप नंबर 16 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, पहला मेंबर ऑक्सीजन है, बट उनको चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे क्या बनती है, ओर्स। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इनसे ओर बनती है ना, तो ओर वाली चीजों को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस, ओर प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे। ग्रुप नंबर 17 की बात करें उसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि वो सॉल्ट बनाते हैं। हैलोजन मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, सॉल्ट मेकर्स है वो, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 अलग से ग्रुप है नोबल गैसेस का, इनर्ट गैसेस का, तो इसको हम बोलेंगे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का ग्रुप। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप है जिनके खास नाम है, ये नाम अपने याद रखते हैं, स्पेशली ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब थोड़े से पीरियड में भी नजर मार लेते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, आपने देखा टेबल नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। पहला पीरियड कितने हैं, 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, दो ही होते हैं, खास बात है पहले पीरियड के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, चेक करो 8 है, 2 यहाँ पर है, 6 वहां, तो 8 हो गया आपके। थर्ड में भी कितने हैं, 8 है, दिख रहे। उसके बाद फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, आप चेक करोगे 18 है, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स्थ में 32 है, सेवन में 32 है, नजर मान लो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। 2 एलिमेंट 8 8, फिर आपको देखो यहाँ पर दिख रहे हैं जितने मैंने बोले 18, यहाँ पर भी, फिर उसके बाद 32 चेक करो 32 ही होंगे। आप बोलोगे बीच में मिस है, तो यहाँ पर जो मिस है उनको आप बीच में देखो, वो साइड पे बनाएंगे। यहाँ पर 57 के बाद 72 एटॉमिक नंबर दिख रहा है, यहाँ 89 के बाद 104 दिख रहा है, बीच वाले एलिमेंट यहाँ आ गए, इनको अगर काउंट करोगे तो ये पूरा 32 और ये भी 32 बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हर पीरियड के अंदर सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो नंबर है वो डिफरेंट होता है, ये अपने याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये अभी ग्रुप, सातों ग्रुप के बारे में बता दिया, उनमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए गए हैं आपको। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज साइज, मतलब ट्रेंड्स क्या है। अगर हम पढ़ना हो पीरियड को तो हम कैसे पढ़ेंगे, एटॉमिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम कैसे जानेंगे, उसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। उसमें हम ग्रुप्स को अलग से पढ़ेंगे, पीरियड्स को अलग से पढ़ेंगे, और जब इनको पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा कि पूरी केमिस्ट्री है क्या चीज है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें जिनको हमने पढ़ना है, उसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारा एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज का आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा। नंबर ऑफ शेल्स का पता होना चाहिए, मेटेलिक कैरेक्टर का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स का। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटीज का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का हमें पता होना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनके हिसाब से हम लोग ट्रेंड की बात करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पहले एक बार इनको समझ लेते हैं कि ट्रेंड्स चलते कैसे, क्या होता है ट्रेंड, है ना। पहले उस पर आते हैं। चलो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेंड के अंदर वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या चीज है ना, अगर हम टेबल की बात करें, मैं छोटा सा टेबल आपके लिए बना रहा हूं, यहाँ पर रफ डायग्राम है ये। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देख लिया, आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपके पास होगा। मैं एक रफ सा आइडिया दूंगा आपको, कुछ ये डिजाइन रहेगा हमारे पीरियोडिक टेबल का, ऐसे कुछ है, ऐसे पीरियोडिक टेबल है हमारा कुछ, है ना। अगर ऐसा पीरियोडिक टेबल है तो वैलेंसी क्या चीज है, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी, है ना। तो अगर हम जैसे हाइड्रोजन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 है। हीलियम की बात करें, उसकी हाइट टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 है। तीसरे नंबर पे आ जाओ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो वैलेंसी कैसे होती है 2,1। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,1 लिखोगे, तो पीछे इलेक्ट्रॉन रह गया 1, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1। तो जिनकी वैलेंसी सेम होती है उनको सेम ग्रुप में रखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी 3 एलिमेंट का नाम लिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 निकली है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 निकली है। इसका मतलब यहाँ पर पहले नंबर पे वैलेंसी यहाँ पर कौन होगा, हाइड्रोजन, उसके नीचे कौन होगा, लिथियम। देन क्या आएगा, सोडियम 281, उसकी भी 1 है वैलेंसी। तो जिनकी वैलेंसी सेम होती है उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। साफ समझ आ गया, है ना। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें, कभी क्वेश्चन आता है कि वो एलिमेंट का नाम दो जिनकी वैलेंसी सेम है, तो आप किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को लिख सकते हो, उनकी वैलेंसी सेम होगी, ठीक है। वैलेंसी बहुत इजी है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आते हैं वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहती है।
सिंपल है। आगे चलते हैं। अगर हम इधर से इधर चलते तो क्या होगा, आपको पता है इसकी वैलेंसी 1 थी तो इसकी 2 थी। अगर यहाँ देखो तो यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, फिर 4 होगी, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जो वैलेंसी है, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं तो पहले तो वैलेंसी बढ़ती है, फिर वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि 4 से ऊपर वैलेंसी नहीं लेते हम लोग, है ना। तो यहाँ वैलेंसी 1 होगी, यहाँ 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, फिर 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 ऐसे चलेगी वैलेंसी। इसका मतलब वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी, देन डिक्रीज कर जाएगी अलोंग द पीरियड। तो वैलेंसी का ट्रेंड ये रहेगा हमारा ग्रुप और पीरियड के अंदर। बहुत आसान था। चले आगे। वैलेंसी ग्रुप में सेम रहेगी, पीरियड में पहले इंक्रीज करेगी, फिर वो डिक्रीज कर जाएगी, ये अपने याद रखना है। अब आती है बारी हमारे साइज की, है ना। एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं ना, एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। जैसे जैसे शेल्स बढ़ती हैं साइज बढ़ता जाएगा। तो हमने देखा अगर हम सेम ग्रुप की बात करते हैं तो पहले है हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, 3 बड़े अच्छे एग्जांपल है। तो हाइड्रोजन में 1 शेल, देन 2 शेल, देन 3 शेल, इसका नीचे की तरफ आ रही है तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो साइज बढ़ेगा। तो बहुत सिंपली पता चल गया कि ग्रुप में साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ऐसे आप देखोगे तो हमेशा इंक्रीज दिखेगा आपको साइज के अंदर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो हमेशा साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट अगर पीरियड में जाओगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपने देखो लिथियम ले लिया, उसके बाद बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, है ना। ऐसे आप बढ़ते जाओगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे आगे की तरफ आप बढ़ोगे। तो यहाँ पर शेल 3 है, यहाँ शेल 3 है, शेल सेम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, लिथियम में शेल देखो कितनी है, 2 1 लिखते हो, 2 शेल्स है उसकी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। देन अगला बेरिलियम आएगा 2, 2 है ना, उसके होता है कॉन्फ़िगरेशन 2 और इधर भी 2 आ जाएंगे। उससे अगला एलिमेंट लूंगा तो उसमें शेल तो सेम रहेंगी लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ऐसे जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं शेल्स के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है उनको ज्यादा खींचता है अंदर की तरफ। जब जितना ज्यादा न्यूक्लियस खींचेगा उतना ज्यादा श्रिंक करेगा साइज। तो अलोंग द पीरियड हम बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस हमको ज्यादा पावर के साथ खींचता है, तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो श्रिंक कर जाता है, उनका साइज क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो हम बोलेंगे ऐसे ट्रेंड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड। क्लियर हो गया? देखो इसने लिख के भी दिया आपको कि लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा है, फिर बोरोन, फिर कार्बन, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे हमेशा के हमेशा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। ऊपर से नीचे मैंने बता दिया, नीचे की तरफ साइज बढ़ेगा और ऐसे साइज कम होगा। देन है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि देखो साफ सी बात एक लिखी हुई बड़ी अच्छी सी, कि किसी भी एटम के पास कितनी टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, कोई कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा मेटल होता है, यानी कि उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर होता है। देने वाला दानी जो है वो मेटेलिक माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर। कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, सोचो, जिसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कम इलेक्ट्रॉन है कि ज्यादा है। एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 2? तो आंसर है 1। जितने कम होंगे उतनी जल्दी से आप दे दोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन जो जल्दी से दे देगा वो ज्यादा मेटेलिक हो जाएगा। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा मेटेलिक होगा। तो आप देखते हो जब टेबल देखोगे आप पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वाला पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 हो, देन 2, देन 3, ऐसे होता है। इसका मतलब जैसे हम इस तरह बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, मतलब मेटल बनना मुश्किल हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम मेटेलिक प्रॉपर्टी के ट्रेंड की बात करें तो ऐसे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नीचे की तरफ इंक्रीज करें। जैसे जैसे नीचे जाओगे शेल्स बढ़ती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को देना आसान हो जाएगा। न्यूक्लियस से जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसको देना उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जब भी आओगे आप डाउन द ग्रुप, तो हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, अलोंग द पीरियड हमेशा डिक्रीज करेगा, कम होते जाते हैं। जैसे अब इधर सीधे बढ़ते जाते हो मेटल धीरे धीरे नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस साइड पे सारे के सारे कौन होते हैं, नॉन मेटल्स, और स्टार्टिंग में कौन होते हैं, मेटल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं हम अगले ट्रेंड की तरफ। अगला ट्रेंड हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सिंपल है, मेटल का उल्टा क्या होता है, नॉन मेटल। मतलब कितनी मुश्किल है इलेक्ट्रॉन्स को देने में, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा हम बोलेंगे वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन को गेन करना जो आसान है जहां पर, उसको बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। या ये भी बोल सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा कर लो आप, तो बिल्कुल ट्रेंड उल्टा चला जाएगा। नीचे की तरफ जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर
कम हो जाएगा। जब भी पीरियड के अलॉन्ग जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा मेटल कैरेक्टर का। तो यहां पर इतनी मुश्किल नहीं आने वाली आपको। केमिकल रिएक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को मैं कहता हूं इसको अच्छे से समझो। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब होता है, केमिस्ट्री में रिएक्टिव किसको माना जाता है? केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टिव वो चीज है जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकती है और इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकती है, मतलब जो एक्टिव है, ठीक है, जो निकम्मा नहीं है, जो लेन देन में बिलीव ही नहीं करता, उसको केमिकली रिएक्टिव नहीं माना जाता। एक्टिव उसको माना जाता है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से ले भी सकता है, मतलब जो मेटेलिक्स है या नॉन मेटल्स है दोनों ही यहाँ पर अच्छे से एक्टिव माने जाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि इधर वाले एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, उधर वाले नॉन मेटल्स होते हैं। इसका मतलब इधर के भी रिएक्टिव है, इधर के भी रिएक्टिव, बीच वाले कम रिएक्टिव होंगे, है ना। तो ये दोनों एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है? मेटल से मेटेलिक इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, उसके बाद फिर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज कर जाता है मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड। अगर ग्रुप की बात करें तो आपको पता है नीचे की तरफ अच्छे ज्यादा अच्छे मेटेलिक कैरेक्टर है, इसका मतलब नीचे की तरफ रिएक्टिविटी हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो नीचे की तरफ मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड, पहले डिक्रीज करेगी देन इंक्रीज करेगी, सिंपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो कितनी पावरफुल है। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को आप लोग खींच पा रहे हो तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, ठीक है। तो जब भी आप देखते हो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर किधर है? उससे ज्यादा नॉन मेटल्स में ज्यादा होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाते हो बढ़ती है और नीचे की तरफ आते हो तो डिक्रीज करेगी, ठीक है। सारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स की है क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब ही ये होता है। उसके आगे चलते हैं हम लोग, इसका उल्टा टर्म होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो इसका ट्रेंड है उसको उल्टा कर देना आपने, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कि अगर ये एलिमेंट अपने अपनी ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उन किस टाइप का नेचर होगा, एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, एम्फोटरिक होंगे, न्यूट्रल होंगे, कैसे ऑक्साइड्स होंगे उनके, है ना, वो भी डिपेंड करेगा इनकी प्रॉपर्टी पे। अब मेटल्स जो है, जो मेटल्स के ऑक्साइड आपने पढ़ा वो कैसे होते हैं? हमेशा बेसिक होते हैं। तो मेटल कहाँ होते हैं? स्टार्टिंग में आपको मैंने टेबल के अकॉर्डिंगली बताया, तो मेटल्स हमारे सारे यहाँ होते हैं, नॉन मेटल इधर होते हैं। अगर कोई चीज मेटल है तो उसके ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्साइड बनेंगे वो सारे के सारे बेसिक होंगे, इधर जो बनेंगे वो एसिडिक होंगे। बट ट्रेंड एकदम बेसिक से एसिडिक नहीं हो जाएगा, पहले बेसिक होंगे, देन एम्फोटरिक बनेंगे, देन न्यूट्रल होंगे, देन एसिडिक बन जाएंगे। तो जैसे जैसे ट्रेंड आगे की तरफ बढ़ेगा ऑक्साइड्स के जो नेचर है अलोंग द पीरियड वो चेंज होते जाएंगे, पहले बेसिक, एम्फोटरिक, न्यूट्रल और देन एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा उनका। अगर हम डाउन द ग्रुप करें, नीचे वाले ज्यादा अच्छे मेटल माने जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। इसका मतलब नीचे वाले जो ऑक्साइड्स होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे, ऊपर वाले कम बेसिक होंगे। कम बेसिक को हम एसिडिक बोल देंगे, तो ऊपर एसिडिक होंगे, नीचे बेसिक होंगे, उनके आपस के कंपैरिजन में। वैसे तो वो बेसिक ही होंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट, अब छोटा सा जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। इसको आपने अच्छे से इसको रख लेना अपने पास, जब भी आपको लगे कि मेरे को जल्दी से बताना है कौन सी चीज बढ़ रही है कौन सी चीज कम है, तो बड़ा आसानी से टेबल आपकी मदद करेगा। टेबल कुछ ही नहीं कह रहा, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी वही सारा सेम कहता है, ठीक है जी। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन शेल्स इस डायरेक्शन में क्या करती है? हमेशा सेम रहेंगी, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है पीरियड के अंदर, नीचे की तरफ हमेशा इंक्रीज करेंगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे इंक्रीज करेंगे, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे इंक्रीज करेगी, नीचे की तरफ डिक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपने नहीं पढ़ा था। अपने लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी है आसान कहाँ होगी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए, दो को ज्यादा, फिर तीन को और ज्यादा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, नीचे की तरफ आपकी ये चीज डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ऑपोजिट होता है, वो भी चलेगा ऐसे ही सेम ट्रेंड, ठीक है। कैरेक्टर बता दिया आपको, मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्साइड्स का कैरेक्टर भी बता दिया आपको, मेटल का भी बता दिया, नॉन मेटल का भी बता दिया, ऑक्साइड का भी। सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये जस्ट एक रिवीजन के लिए चार्ट बनाया था, इसको आप देखिए। चलो अब आता है कि हमने जो पढ़ा है
उसमें समझा क्या है, यही सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये रट्टे वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पर आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना उस टेबल के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने स्पेशली आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चंस हम करेंगे, आप साथ में समझोगे तो आपको लगेगा कि हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे अभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो बड़े गौर से देखना, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल में मैंने क्या बनाया, एक टेबल दिख रहा है आपको, मैंने एक्चुअली में रफ टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल का छोटा सा कॉपी लिया। तो इसमें कुछ आपको यहाँ ग्रुप दिख रहे हैं 2 और बाकी ग्रुप समझ लो कि ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप ऐसे करके कुछ मैंने बनाया है ये रफ का। ऐसे देखोगे तो पीरियड्स हैं, ये ग्रुप पीरियड हो गया दूसरा, ऐसे पीरियड्स बने हुए हैं। तो ये रफली एक छोटा सा आइडिया देने के लिए है कि आपको कैसे पढ़ना है ट्रेंड्स को, उसके लिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए। क्वेश्चंस तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे, साथ में मैंने आपसे रीजन भी मांगे हैं। तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये तो तुक्का तो कोई भी बोलेगा बढ़ रहा है, या 2 ही आंसर हो सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बट कारण क्या है, अगर कारण पता होगा फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में इंक्रीज हो रही है कोई चीज की डिक्रीज हो रही है ना। आप देखो पहला क्वेश्चन है, टू विच फैमिली डज ए एंड सी बिलोंग। पहले तो आप ए और सी देखो, ए यहां दिख रहा है, सी यहां दिख रहा है। क्वेश्चन आएंगे कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे को पहला ही ग्रुप दिखता है, दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं ना, तो मैं बोलूंगा G1 ग्रुप है, लेकिन उसने फैमिली का नाम पूछा आपसे, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब एल्कली मेटल फैमिली को बिलोंग करते हैं ए एंड सी। तो पहला आंसर हो गया आपका, बहुत आसान था क्योंकि मैंने आपको बताए थे ग्रुप्स के नाम है। देन टू विच फैमिली डज डी एंड वी बिलोंग। अब डी और वी आपको कहां दिख रहे हैं वो आप देखो, डी ये रहा, वी ये रहा, डीवी दोनों सेकंड ग्रुप के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 2 है, इसको हम क्या बोलते थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये मैंने आपको ग्रुप का नाम इसका भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टू विच फैमिली डज एक्स एंड जेड बिलोंग्स। एक्स और जेड आपको कहां दिख रहे हैं, लास्ट ग्रुप जिसको ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं हम लोग ना, उसमें दिख रहे हैं आपको एक्स और जेड। तो लास्ट ग्रुप को हमने स्पेशल नाम क्या दिया था, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। तो इसको इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हैं लोग, बड़ा आसान है ना। नेक्स्ट, टू विच फैमिली डज जी एंड एम बिलोंग। तो जी देखो, जी यहां पर है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं, जी ये रहा, एम यहां है। तो जी और एम कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 17 में है। तो ग्रुप नंबर 17 का खास नाम क्या दिया था हमने, एनीबॉडी, हैलोजन। तो हैलोजन फैमिली मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स रहेंगे ग्रुप नंबर 17। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिए आपको इसलिए कि आप लोग पहचान पाओ कि कौन सी खास फैमिली से बिलोंग करते हैं एलिमेंट, इस चार्ट को देख के। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पिछले 10-20 साल में रिपीट होते रहे क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, साइज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन है वो करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच हैज लार्जर साइज ए और सी। ए और सी की बात हो रही है, पिछला मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा ताकि आपको नया साफ दिखे, है ना। चलो विच हैज, ये क्वेश्चन था हमारा कि विच हैज लार्जर साइज ए और सी, ए या सी में से बड़ा साइज किसका होगा। तो जब भी आपने ये ट्रेंड्स चेक करने पहले आपने देखना कि वो बात पीरियड की कर रहा है कि ग्रुप की बात कर रहा है। तो ए और सी किस में आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर, ये ए ग्रुप की बात हो रही है। अगर हम ए ग्रुप की बात करें तो साइज क्या करता है, नीचे की तरफ हमेशा इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। तो इसका रीजन क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं, इसीलिए नीचे की तरफ जो नीचे आएगा उसका साइज बड़ा होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, सी इज लार्जर, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एफ और एम। एफ और एम देखो कहां दिख रहे हैं आपको, एफ ये रहा, एम ये रहा। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नीचे की तरफ आप जाओ ना तो क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है जनरली, लेकिन ये अकेला ऐसा ट्रेंड है जिसमें थोड़ा हेर फेर है, ये अपने याद रखना है। मेटेली जैसे यहाँ पर आप देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे की तरफ बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा करती है ट्रेंड में, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो हम बोलेंगे ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको बड़े अच्छे से करना आपने। वैसे भी आप याद रख लो, फ्लोरीन यहाँ पर जो पोजीशन है वो फ्लोरीन की है केमिस्ट्री के अंदर, और पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एफ। उसके आगे हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स, ओ एंड डी। एक्स कहां दिख रहा है आपको, ओ कहां दिख रहा है, डी कहां दिख रहा है। ये आपका डी है, ये आपका ओ है,
और एक्स कहाँ आपका, ये रहा। तीन है, और तीनों देखो ना ही एक ग्रुप में आ रहे हैं ना ही एक पीरियड में आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे उसने पोजीशन दे दिया हमें। इनकी वैलेंसी आपको तीनों की अलग अलग बतानी है। वैलेंसी ऑफ एक्स लेते हैं, है ना। एक्स कौन से ग्रुप में, 18वें ग्रुप में। 18वें ग्रुप वालों की वैलेंसी कितनी होती है, वैसे जीरो होती है, नहीं होता आपने उसको ब्रेक कर लेना। ग्रुप नंबर, ग्रुप जो है उनका कितना 18 है, 18 को ऐसे लिखते हैं 288, लास्ट में फुल है शेल। 18 में है, लास्ट में 8 ही मैक्सिमम होते हैं ना, क्योंकि शेल उसकी फुल है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी जीरो वैलेंसी हो जाएगी इसकी, इसलिए इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। देन है ओ, ओ यहां पर आ रहा है, ये ग्रुप नंबर है 13, ये है 14। 14 ग्रुप में कोई चीज आएगी तो 14 को ब्रेक करो, 284। वैलेंसी कितनी हो सकती है, 1 2 3 4, अगर 4 से बड़ी हो तो 8 में से माइनस कर लेनी होती है, पर ये तो 4 ही है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, तो हमें पता चल गया। और वो जो है यहाँ लिखा है उसकी वैलेंसी कितनी है 4। देन डी, डी कहां दिख रहा है आपको, ये ना वन ग्रुप नंबर 2 में है, तो ग्रुप नंबर 2 वालों की वैलेंसी कितनी होगी, 2 लिखा है तो 2 ही वैलेंसी, तो इसकी डी की हो जाएगी वैलेंसी 2। तो वैलेंसी कैसे चेक करनी है, उसका ग्रुप नंबर लेना है, ग्रुप नंबर को आपने तोड़ देना है। जैसे मान लो 3 आता है किसी का ग्रुप नंबर, तो 2, 1, तो पीछे 1 है तो 1 उसकी वैलेंसी। बट देखना है कि जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 है तो वैलेंसी यही है, 1 या 2 या 3 या 4, बट 4 से ऊपर बढ़ जाए तो 8 में से माइनस कर देना। ओके, इतना ही है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन, व्हाट मेक ऑक्साइड्स ऑफ वी एंड ई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वी मतलब जो एलिमेंट है उसका हमें ऑक्साइड्स बनाना है ना, तो बनाते हैं। वी यहाँ लिख लेते हैं, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन, मतलब ओ के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, उसका फॉर्मूला बताओ। वी जो है उसकी वैलेंसी, क्योंकि कंपाउंड तो तभी बनेंगे जब आपको वैलेंसीज पता होंगी। वी सेकंड ग्रुप में तो उसकी वैलेंसी 2 है, कंफर्म है। ऑक्सीजन की आपको याद रखनी है, मैंने पिछले उन लेक्चर्स में भी बताई थी, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, दोनों की 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, V2O2 लिख सकते हैं, बट आपको लोएस्ट टर्म में लिखना तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1 या O1, यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो VO, ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसका, तो इसका ऑक्साइड बना VO, सिंपल है। नेक्स्ट, ई का ऑक्साइड बनाओ, ये क्वेश्चन है। अगर हम ई का ऑक्साइड बनाने चलते हैं, ई के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है, तो ई पहले ढूंढो कौन से ग्रुप पे है, ई है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का मतलब ब्रेक करो, 283, लास्ट में 3 आ रहा है, इसकी वैलेंसी 3 होगी। ऑक्सीजन की 2 होती है आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला तैयार, E2O3 इसका ऑक्साइड बनेगा, तो E2O3 ऑक्साइड बनेगा ई वाले का। कितना आसान है। वैलेंसीज आपको याद करनी है, मैंने स्पेशली आपको केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में बोला था, वैलेंसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं, मेक ऑक्साइड्स ऑफ VND हो गया आपका, नेक्स्ट है मेक क्लोराइड्स ऑफ AND। ए का क्लोराइड बनाना, ये रहा आपका, ए है यहाँ पहले ग्रुप में, तो उसका पहली वैलेंसी होगी 1 वैलेंसी होगी, उसका बनाना क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बनेगा ACl, सिंपल क्लोराइड है ना। डी का आपको होमवर्क में दे देते हैं, डी का खुद बनाओ, उसका ग्रुप नंबर चेक करो, डी का ग्रुप नंबर 2 है, बाकी तो आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच हैज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, डी और बी। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, डी या बी। डी ये रहा, बी ये रहा, मतलब पीरियड की ग्रुप की बात हो रही है नीचे की तरफ। इसमें शेल्स कम होती है, इसमें शेल्स ज्यादा होती है, नीचे की तरफ शेल्स बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर बराबर है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है। नीचे की तरफ जाएंगे, शेल्स बड़ी होंगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में आसानी होगी, मतलब एनर्जी ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा एनर्जी आपको कहाँ खर्च करनी पड़ेगी, ऊपर वाले में, डी में आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होने वाली है। इसका मतलब कम कहाँ होगी, वी में, तो आंसर हो जाएगा इसका वी। वी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम चाहिए या एनर्जी कम चाहिए। चलो, ये तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। नेम द मेटल्स हियर, यहाँ मेटल कौन से होंगे, तो पीरियोडिक टेबल को आपको पता है इस साइड हमेशा मेटल्स होते हैं, तो ये सारे मेटल्स हैं आपके, ठीक है। नेम द इनर्ट एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है लास्ट ग्रुप को बोलते हैं इनर्ट, तो एक्स एंड जेड आर इनर्ट एलिमेंट्स। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स एच, एक्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एक्स कहां दिख रहा है आपको, एक्स ये, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको। तो ये कैसे दिख रहा है, इसके अंदर कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 7 पीरियड है ना, तो पहले पीरियड है, दूसरे पीरियड में है ये, इसका मतलब 2 शेल्स होंगी इसकी, तो पहली में 2 होते हैं और लास्ट में कितने फुल है, तो 2 8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी।
सेकंड पीरियड मतलब 2 शेल लिखनी है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है तो वो होगा, तो 2,8। ठीक है। उसके बाद एच की बात करो तो यहाँ दिख रहा है, इसमें भी 2 शेल्स होंगी, सेकंड पीरियड में है, बट यहाँ पर 8 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 6, तो इसके लास्ट में 6 होंगे, 2,6 बोल सकते हैं। ठीक है। अगर इससे नहीं कर सकते तो ग्रुप के हिसाब से भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, राइट रिएक्टिविटी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ FGM। ये अब उसने ये वाला आपका ये 3 एलिमेंट लिए, इनका आपको क्या बतानी है, रिएक्टिविटीज, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो नॉन मेटल ऊपर होते हैं, नीचे वाले कम मेटल्स होते हैं, इसका मतलब रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आप लगा सकते हो। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऊपर होते हैं नॉन मेटल्स के अंदर। फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब केवल बच्चे कहते हैं सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बता दिया, पॉजिटिव भी बता दो, तो अब ये भी आपको बता देते हैं। फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F से है फ्लोरीन। बिल्कुल इसका ऑपोजिट जो पार्ट है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो भी F से, उसका नाम है फ्रेंशियम। तो दोनों F से ही है, एक का नाम फ्रेंशियम है, फ्रांस के नाम पे बना हुआ है, और एक है फ्लोरीन। फ्रेंशियम और फ्लोरीन दोनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, याद रखना। तो ये मैंने आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा दिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन होते हैं अगर आप ट्रेंड्स को अच्छे से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इन क्वेश्चंस को करने की। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड में, आपकी कुछ क्वेरीज में और क्लियर कर दूं। ठीक है। तो अगर मैं और क्वेरीज की बात करूं तो क्या क्वेरीज हो सकती हैं आपकी, वो देखो। एक क्वेरी तो आपकी ये हो सकती है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस का सर क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मतलब लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एग्जांपल दो हमें कौन कौन से हो सकते हैं ना, 3 का। अब हमें पता है ये अपने ये न्यूक्लियस बनाई, एक शेल बना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस बनाया, इसमें 2 शेल्स, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक बनाया, इसमें लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने आखिरी शेल के अंदर भी, सिंगल करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक है, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी होगी। अगले वाले में क्योंकि दूसरे नंबर की शेल है तो पिछले वाली भरी हुई है, तो 2,1, इसमें 3 है तो 2, 8, 1, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होंगी इन एलिमेंट्स में जिसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना बाहर वाली में। तो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल एटॉमिक नंबर इसका 1 ही बना, मतलब हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 3 बनेगा तो लिथियम हो गया, यहाँ 11 बना तो कौन होगा, सोडियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जो है इनकी वैलेंसी 1 है, इनकी आटोमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो बड़े आसानी से। नेम 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो हल्का सा इसको चेंज कर देते हैं, इस शेल के अंदर 2 कर देते हैं इसको, चलो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो यहाँ 2,2 लिखोगे, यहाँ पर 2, 8, 2 लिखोगे, तो अब बस अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने हैं, लास्ट शेल में 1 की जगह 2, 2 कर देने हैं। तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। 2 किसकी होती है, हीलियम की। 2 + 2 4 किसकी होती है, ठीक है। और ये किसकी होती है, 2, 8, 2 होंगे 12 मैग्नीशियम की। तो ये 3 एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वाले के आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि 3 एलिमेंट हो लास्ट शेल के अंदर, तो 2 की जगह 3 कर दो इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के अंदर, तो कैसे लिखोगे उसको आप, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली में। पहले तो क्या आ सकते हैं, पहली शेल में 2 होंगे फिर 1 होगा, तो ऐसे लिखा जाता है ना। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 करने हैं, जिसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। कैसे स्टार्ट करोगे, 2,3, एक हो गया 2, 8, 3, देन 2, 8, 8, 3। ये एलिमेंट्स हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका अगर आप नाम लिखोगे कौन आएगा, इसको तो आप जानते हो। 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का, बेरिलियम का। ये किसका, ये कितना है, ऐड करके देख लो आप, 21 जिसका नंबर आएगा वो आपका आ जाएगा शेल। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है कि 3 ऐसे एलिमेंट का नाम दो जिनके लास्ट की शेल फिल्ड है, पूरी तरह फिल्ड है। पूरी तरह फिल्ड कौन से होते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के नाम तो आप ऐसे ही याद कर लो, कौन कौन से होती है, हीलियम, आर्गन, नियॉन। ठीक है, ये आपके जीनन, बहुत सारी ऐसी है, बल्कि 7-8 ऐसी गैसेस है जिनकी लास्ट शेल जो पूरी तरह फिल्ड होती है, जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। इनके नाम आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स both of which are complete। इसको मिटा देते हैं पहले ना। चलो क्या कह रहा है, एलिमेंट का नाम बताओ जिसकी 2 शेल्स हैं। हिंट मिल गया कि 2 शेल्स है, कॉमा लगा लो, एक यहाँ एक ये 2 शेल्स है।
बोथ ऑफ विच आर कंप्लीट, दोनों फुल है तो पहली फुल है उसमें 2 ही आएंगी, तो दूसरी फुल है तो उसमें कितने आते हैं 8। तो मतलब यही बन सकता है वो 2 8 कितना वो ऐड करो तो 10 बनता है, तो 10 एटॉमिक नंबर किसका है, नियॉन का, तो नियॉन आंसर हो गया इसका। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, जिसका 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका नाम क्या होगा, सिंपल है 2 8 + 2 12 हो गया। एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, तो इसका आंसर हो गया मैग्नीशियम। तीसरा क्वेश्चन है, टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल्स हैं उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल के अंदर है, तो 3 उसकी शेल्स हैं तो लास्ट में 4 है, तो मतलब पीछे वाली भरी हुई है, भरी होंगी तो 2 8 आएगा, तो टोटल हो गया 14। 14 नंबर किसका होता है, सिलिकॉन, याद कर लेना आपने। देन डी पार्ट है, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 2 ही शेल्स हैं और लास्ट वाले में 3 है, मतलब पहले फुल होगी दूसरे में 3 होगा, टोटल 5 बनेगा। 5 एटॉमिक नंबर किसका है आप जानो, आपके पास पूरा टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहां से, ट्वाइस एज मेनी एज इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल एज इन द फर्स्ट शेल, तो कहता है 2 ही शेल है, सेकंड शेल के अंदर पहली वाली के डबल है, तो आपको पता है सेकंड में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब पहली वाली फुल होगी, तो पहली वाले में 2 ही होते हैं मैक्सिमम। अब इसका डबल इधर भरना आपने, तो 4 भरोगे यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन, तो इसका मतलब ये कौन हो गया एलिमेंट, कार्बन उस एलिमेंट का नाम हो गया। कुछ नहीं है, सिंपली अपने 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने, 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। एटॉमिक नंबर 20 तक, वो टेबल जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, उसको अपने अच्छे से पढ़ लेना है, पूरी केमिस्ट्री उस पर बेस्ड होती है। 20 तक ही याद करना, ज्यादा भी नहीं है, और आधे आपको वैसे याद होंगे, जो आपको नहीं याद उनको याद करो। 20 तक एटॉमिक नंबर याद करो, सारे क्वेश्चन होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। बाकी अपने ट्रेंड्स यहाँ से अच्छे से पढ़ लेने, क्वेश्चन सारे होंगे, और आने वाली फ्यूचर की 2 क्लासेस 11 12 दोनों में आपके काम आने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपका यहाँ हो जाता है खत्म। सारे क्वेश्चन जितनी भी वैरायटी बन सकती थी मैंने आपको कर दी है। कुछ क्वेश्चंस आपके रिटेट आए हैं जिसके अंदर ऑक्टेव के लॉ आपको पता होनी चाहिए, मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्राइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सारे हैं रटने वाले क्वेश्चंस, तो आप कर लोगे, उनको याद कर लोगे, समझ लोगे। देन आते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड जो समझने वाले क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको चार्ट, पीरियोडिक टेबल 20 तक अच्छे से, एटॉमिक नंबर तक याद होने चाहिए, प्लस ट्रेंड्स पे आपने मेहनत करनी है, कहाँ इंक्रीज होता है कहाँ डिक्रीज होता है, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 100% मार्क्स आते हैं बच्चों के, और मुझे नहीं लग रहा कि आपके मार्क्स कहीं कटने चाहिए। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप रिव्यू में लिखो, आपकी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करनी है, जब दोनों की मेहनत मिलेगी तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। आपने जल्दी से और बच्चों को भी बताना है ताकि वो भी फायदा ले सके हमारी क्लासेस का, तो शेयर करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए उनको मैं बता दूं, बहुत आसान है, 3 स्टेप्स में जिंदगी बदल सकती है। वो क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी का हमारा लोगो आपको दिखेगा, वहां पर एक ऐप, उस ऐप को आपने क्लिक करना है, क्लिक करते वो ऐप खुलेगी, वहां से आपने उसको जस्ट सब्सक्राइब करना है, बिलो मिनिमम प्राइस। जैसे उसको क्लिक करोगे आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और कुछ ही दिनों में आपकी साइंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में अगर जिंदगी सफल होती है तो किसी को देरी नहीं करनी चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपको लगता है जिनको फायदा होना चाहिए हमारी क्लासेस से, उन सबको आप जल्दी से ये बताओ। बाकी हम लोग तो आपके साथ जुड़े ही हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से इस चैप्टर को करोगे, बार बार इसको देखोगे, रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे और आपके जो एग्जाम्स है बहुत अच्छे से जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।